तो देश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और ये वायरस लगातार खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना ने देश में नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो नए आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं वो डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,59,632 केस सामने आ चुके हैं और इस दौरान 327 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा हालात तो दिल्ली और मुंबई में खराब हो गए हैं और इन दोनों ही शहरों में कोरोना के केस 20-20 हजार के पार हो गए हैं एक दिन में। और दिल्ली में जहां 20,181 नए मरीज मिले हैं तो मुंबई में 20,318 नए कोरोना मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में ही मिल रहे हैं और 41,434 केस महाराष्ट्र में मिले हैं। 13 मरीजों में इन 24 घंटों ने महाराष्ट्र में दम तोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो अचानक यहां भी कोरोना केस में उछाल देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में 18,802 केस मिले हैं और कोरोना वायरस का कहर अब सुप्रीम कोर्ट और संसद भवन तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं और शनिवार को 2 और जज संक्रमित हो गए। वहीं संसद भवन की बात करें तो यहां पर कोरोना बम ब्लास्ट हुआ है। 400 से ज्यादा स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और कोरोना की तीसरी लहर के दौरान पहली बार 1.5 लाख से ज्यादा मामले देश में सामने आए हैं और इसके पीछे वजह बताई जा रही है ओमिक्रॉन अब तक 27 राज्यों में फैल चुका है और इस वेरिएंट के कुल मरीज 3,623 देश में हो गए हैं जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि की गई है। देश में कोरोना का ग्राफ किस तरह खतरनाक हो गया है उसे ऐसे समझिए कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से ज्यादा हो गया है और आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह अभी कोरोना के केस 1.5 लाख के पार हो गए हैं उस हिसाब से ये आंकड़ा हर रोज का 5 लाख से पार हो सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कोरोना की तीसरी लहर का पीक अभी आना बाकी है ऐसा बता रहे हैं। और कोरोना की तीसरी लहर जनवरी के तीसरे हफ्ते से पीक पर होगी, एक्सपर्ट्स ऐसा बता रहे हैं और ऐसा आईआईटी कानपुर का दावा है और इसलिए इस लहर में केस पिछली बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। आईआईटी कानपुर का रिसर्च क्या कुछ दावा कर रहा है ये आपको हम बताएंगे। और कोरोना की तीसरी लहर का पीक आने वाला है तो जनवरी के तीसरे हफ्ते से केस बेतहाशा बढ़ेंगे। हर रोज 5 लाख से ज्यादा केस आ सकते हैं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा केस होंगे, यानी मार्च से कोरोना केस की स्थिति में सुधार आना शुरू होगा। इस रिसर्च में यह भी दावा किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो स्थिति होगी वो भयावह होगी। 5 लाख से ज्यादा केसेस रोजाना आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना ज्यादा भार पड़ेगा। यह रिसर्च में कहा गया है कि अभी पीक नहीं आया है और पीक जब जनवरी के आखिरी में आएगा तो ये बहुत ही भयावह स्थिति होगी। तो पिछले 24 घंटे के दौरान जिस तरह से दिल्ली में और मुंबई में कोरोना के मामले बढ़े हैं उस हिसाब से लग रहा है कि जल्द ही ये आंकड़ा 25,000 के पार भी हो सकता है। और दिल्ली में हालात इसलिए भी भयावह नजर आ रहे हैं क्योंकि 8 महीने के बाद पॉजिटिविटी रेट 20% तक पहुंच गया है। और दिल्ली के बंगाली मार्केट से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है और आज भी दिल्ली के अलग अलग जो बड़े मार्केट हैं, छोटे मार्केट हैं, सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी भी आंकड़ों में कमी नहीं आई है, जबकि आंकड़े लगातार उछाल मार रहे हैं। अब दिल्ली की अगर बात की जाए 24 घंटे में 20,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर किस तरह से और कैसे इस संक्रमण को रोका जाए, क्योंकि यह संक्रमण लगातार बड़ी तेजी से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में फैल रहा है। ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया। आज दूसरा दिन है, मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बंगाली मार्केट में और बंगाली मार्केट के बारे में हर दिल्ली वासी जानता है कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। लोग हर रोज़ मर्रा की ज़िंदगी में जो भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो ख़रीदने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचते थे। ऐसे में आज रविवार का दिन है और 9 बजे का ये वक्त है, लेकिन आज यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। मार्केट से बाहर की तरफ जैसे ही आप निकलेंगे पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगा के रखी है कि लोग इस मार्केट की तरफ ना आए, सड़कों पर कम से कम निकले और जो सड़कों पर निकले वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए होने चाहिए। लोगों को
लगातार हिदायतों के बावजूद अभी लोग संभलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। यही वजह है दिल्ली में आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच चुका है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। अब देखना है कि क्या हालात सोमवार के बाद आंकड़ों में क्या कुछ तब्दीली आती है, हालात बदल पाते हैं या नहीं। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो हालात बहुत ही गंभीर हो चुके हैं और कोरोना पर प्रधानमंत्री आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, वायरस के बढ़ते केस पर पीएम मंथन करेंगे और शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नीति आयोग और स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक करने वाले हैं। इसमें केंद्रीय सचिव भी मौजूद होंगे। तो सचिवों के साथ पीएम की अहम बैठक होगी। नीति आयोग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसमें होंगे। सचिवों के साथ बैठक होगी और इसे रिव्यू मीटिंग बताया जा रहा है। समीक्षा बैठक है ये। मौजूदा हालात से निपटने के लिए पीएम की ये बैठक बेहद अहम। और पूरे देश में क्या हालात हैं, इस स्थिति से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, क्या पाबंदियां और बढ़ाई जा रही है, राज्य सरकारें क्या कोशिश कर रही है, ये सब हम समझेंगे। हमारे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। दिल्ली में मेरे सहयोगी दीपक दुबे हैं जो लाजपत नगर में मौजूद हैं। वही मुंबई का रुख करेंगे, वहां राहुल पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। साथ ही भोपाल में विपिन श्रीवास्तव हैं और बिहार का रुख करेंगे तो वहां अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पहले दीपक आपके पास आते हुए समझना चाहेंगे आपसे, आज प्रधानमंत्री भी बैठक कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी आज बैठक है। ये स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है। क्या लग रहा है, कुछ और कड़े कदम उठाने की जरूरत अब सरकार को महसूस हो रही है? जी जाहिर सी बात है, जिस तरह से आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है तो आने वाले समय में कई और कड़ाइयां बढ़ती जा सकती हैं। पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू किया गया है। कल डीडीएमए की 11 बजे बैठक होनी है। मुख्यमंत्री आज बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी एक बैठक है। ऐसे में हर हालात पर इस वक्त समीक्षा की जाएगी और उसके बाद कड़े कदम और उठाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 24 घंटे की बात की जाए 20,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और जिस तरह से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ना सिर्फ आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट बल्कि आईआईटी मद्रास का भी एक विश्लेषण आया हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जनवरी के आखिरी और फरवरी के पहले दूसरे वीक में ये आंकड़े और भी उछाल मारेंगे, यानी कि आंकड़ा ये 5 लाख के पार पहुंच जाएगा। यहां तक कि ना सिर्फ अपने देश के वैज्ञानिक या एक्सपर्ट डॉक्टर ये बात कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं क्रिस्टोफर मूरे, उन्होंने भी ये इस बात का दावा किया है कि भारत में ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो फरवरी महीने में एकदम पीक पर होगा और ये आंकड़ा 5 लाख के ऊपर उछाल मारेगा। ऐसे में हर तरफ से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि वीकेंड कर्फ्यू 2 दिनों के लिए जो लगाया गया है उसकी वजह से क्या आंकड़ों में आने वाले समय में कमी देखी जाएगी या नहीं। हालांकि बाजार में इस वक्त जो गुलजार पहले हुआ करता था, ये लाजपत नगर का मार्केट है, पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की जो टीम है यहाँ पर गश्त करती हुई हमें नजर आई। यहाँ पर पुलिस की टीम भी खड़ी है, पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि बाजार में भीड़ अभी नहीं हो रही है। लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर आप बात करें और वहां की तस्वीरें आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं और एक तरह से कहें कि एक लैंडिंग पॉइंट है दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहां से जो लोग निकलकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं या फिर यहां से निकलकर अन्य राज्यों में जा रहे हैं, उससे भी एक बड़ा संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। उसे कैसे रोका जाएगा यह भी देखना होगा। ऐसे में अब जो बैठक होगी उनमें एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से आने वाले समय में नई और भी गाइडलाइन बनाई जा सकती है, उसमें कड़ाई की जा सकती है। जी बिल्कुल दीपक, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन का असर बाजारों में दिख रहा है, लेकिन कई ऐसे भी स्पॉट्स हैं जहां पर भीड़ बेतहाशा देखने को मिल रही है और वहां से कैसे चेन को तोड़ा जाए, क्योंकि बेलगाम हो चुका है वायरस की रफ्तार की अगर हम बात करें तो। महाराष्ट्र की बात कर ले, यहां पर कोरोना के केस बहुत ज्यादा तेजी से पैर पसार रहे हैं और इस खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की और नए नियमों के मुताबिक अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और 15 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल में 50% क्षमता के साथ ही चलाने की इजाजत दी गई है। वहीं शादी समारोह की बात करें तो सिर्फ 50 लोग इसमें अब शामिल होंगे, इसी की परमिशन प्रशासन ने दी है और नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोह में 50 लोग शामिल होंगे। और मुंबई में नए कोरोना केस का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच चुका है, इसलिए एक साथ 5 लोग ही निकल सकते हैं, उससे ज्यादा लोग कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।
मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइंस रात 10 तारीख के रात 12 बजे से लागू कर दी जाएंगी। फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं ये मुंबई का विले पार्ले सब्जी मंडी है और यहां पर आज रविवार का दिन है, इस वजह से थोड़ी भीड़ जो है वो कम नज़र आ रही है। लेकिन जो लोग मार्केट में मौजूद हुए वो कहीं ना कहीं अब भी जो है सावधानियाँ नहीं बरत रहे हैं। उनके चेहरे पर मास्क जो है वो नहीं दिखेगा या फिर रहेगा तो फिर ठीक तरह से मास्क जो है वो नहीं लगाए रहेंगे। कैमरे की नज़र पड़ते ही लोग जो हैं उनके चेहरे पर मास्क जो है ठीक से लगा लेते हैं। अगर नई गाइडलाइंस की बात करें तो पूरे राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही जो हैं वो शामिल हो सकते हैं और अंतिम यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति जो है वो दी गई है। वहीं इसे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिन्होंने दोनों वैक्सीन की खुराक जो है वो ले ली है। कुल मिलाकर सरकार ने जो है पाबंदियां जो है राज्य में और भी सख्त कर दिए हैं। इसका पालन जो है लोगों को करना होगा, तभी जाके कहीं ना कहीं कोरोना को शिकस्त देने में सफलता हाथ लगेगी। कैमरामैन दिलीप के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। और आई सीधा रुख कर लेते हैं मुंबई का। राहुल पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राहुल, महाराष्ट्र सरकार भी ये समझने की कोशिश कर रही होगी, वर्कआउट कर रही होगी कि क्यों महाराष्ट्र में मामले इतने बेतहाशा बढ़ रहे हैं और उस हिसाब से पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं, लेकिन उसका अनुपालन कैसे हो, क्या कुछ जो पूरी सिचुएशन है उसका आकलन सरकार कर रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, पिछले 2 से 3 दिन हो चुके हैं लगातार मुंबई में 20,000 से ज़्यादा के केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में भी जो है 40,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए हैं। कल 41,000 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया गया है। इसी को देखते हुए सरकार ने नई SOP, नई गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दिए हैं। गाइडलाइंस जो है रात में 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिन में धारा 144 लागू रहेगी। 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग एक साथ जो है मुंबई की सड़कों पर घूम नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी गई है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक जो है वो ले ली है। अब ये गाइडलाइंस जो है इसको पूरी तरह से जो है सरकार ने लागू किया है। इसका पालन जो है लोगों को करना पड़ेगा। अगर यहाँ से अगर लोग नहीं सुधरते हैं, अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो आने वाले समय में ज़रूर अगर मामले बढ़ते हैं तो सरकार जो है और भी सख्तियाँ जो है बरत सकती है। आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो लोग भीड़ है वो लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि आज रविवार का दिन है तो मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रेन और बसेस में भीड़ हल्की कम दिखी जरूर थी, लेकिन आम दिनों में जो वर्किंग डेज रहते हैं वहां पर जो है तो राहुल, दिल्ली की तरह मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? जो की गई है उसमें जी बिल्कुल हो सकता है अगर यहाँ से मामले अगर कम नहीं होते हैं या लोग अगर लापरवाहियाँ बरतते हैं तो आने वाले समय में सरकार जो है और भी कठोर नियम जो है वो लागू करेगी। सरकार जो है फूट के कदम रख रही है। खुद मुंबई की मेयर जो है किशोरी पेडनेकर, वो मुंबई की सड़कों पर उतरकर पब्लिक जो पर्यटक स्थल है वहां पर जाकर लोगों को समझा रही हैं कि आप नियमों का पालन करें, चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वो कहीं ना कहीं वो लोगों को समझाने की कोशिश किया जा रहा है सरकार की ओर से। अगर लोग अब भी अगर लापरवाह बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें जो है और भी पाबंदियों का सामना जो है आने वाले दिनों में करना होगा। बिल्कुल, पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं लेकिन मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेतहाशा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र से और जल्दी से मध्य प्रदेश का हाल भी हम जान लें। विपिन वहां पर मौजूद हैं। विपिन, हॉटस्पॉट रहा है, भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, बाकी शहरों से भी किस तरह की रिपोर्ट आ रहे हैं? क्या मामले लगातार बढ़ रहे हैं वहां पर तेजी से? बिल्कुल अभिलाषा, मध्य प्रदेश में जब कोरोना की दूसरी लहर से ज़्यादा तीसरी लहर में संक्रमण का दायरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
भोपाल इंदौर बड़े हॉटस्पॉट रहे हैं। इंदौर एपी सेंटर बन चुका है आज के हालातों में। इंदौर में रोजाना 600 केस आ रहे हैं, जो 9 दिन में माना जा सकता है कि करीब 11 गुना केसेस बढ़े हैं। भोपाल में भी केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर पीछे 9 दिन का आंकड़ा देखें तो यहाँ पर करीब 20 गुना केस बढ़े हैं, यानी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। ग्वालियर और जबलपुर में भी केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के 52 में से 40 जिले ऐसे जहां पर संक्रमण फैल चुका है। ये तो हुई हालातों की स्थिति। अब बात की जाए कि सरकार इस बीच कर क्या रही है। सरकार के अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होगी, जिसमें जिले से फीडबैक लिया जाएगा कि जिले में किस तरह के हालात हैं, और उसको लेकर अब ये पूछा जाएगा कि क्राइसिस मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है। क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश में यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था, वो भी जबकि यहाँ पर जनवरी के पहले ही, तो इसलिए क्योंकि एहतियात यहाँ पर संक्रमण तेजी से ना फैले। इसके अलावा मास्क ना पहनने वालों को पेट्रोल नहीं देना, और मेलों पर पाबंदी, शादियों पर में जो लिमिटेड उन्होंने लोगों की की है 250 लोग, इसके अलावा अंतिम संस्कार में 50 लोग। तो कुल मिलाकर सरकार लगातार एक तरफ तो पाबंदियां धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है, वहीं लेकिन संक्रमण जो है वो उसकी स्पीड बहुत तेज है। डबल के रेशियो में यहाँ पर आंकड़ा आ रहा है। तो अब जो फैसले होंगे, क्योंकि एक्टिव केसों की संख्या भी बीते 9 दिनों में करीब 11 गुना बढ़ चुकी है। 6000 केस से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइज लोगों की संख्या बेहद कम है। इसलिए लेकिन इंतजाम पूरे हैं। सरकार कुछ और फैसले ले सकती है, क्योंकि आंकड़ा, अगर एक्टिव केस का भी आंकड़ा पिछले अगले एक हफ्ते में अगर बढ़ता है तो सरकार यहाँ पर कुछ और सख्तियों पर विचार करेगी। इसीलिए कल सोमवार को एक बड़ी बैठक सीएम करने वाले हैं, जिसमें हर जिले के कलेक्टर मौजूद रहेंगे। क्या हालात है, क्या मॉनिटरिंग की गई है, उन पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू अभी 11 से सुबह 5 बजे तक लगा है। हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू की जो सीमा है उसको बढ़ा दी जाए, या फिर कुछ और पाबंदियां हैं जिन पर विचार कर सकती, क्योंकि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, ये तो माना जा सकता है। बाकी राज्यों के मुकाबले ये कम है, लेकिन जो बढ़ने की तादाद है, बढ़ने का रोजाना का जो आंकड़ा है, वो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले 15 से 20 दिन में यहाँ हालात ठीक वैसे ही राज्यों की तरह हो जाएंगे। 10,000 से ऊपर भी केस आ सकते हैं, ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। अभिलाषा, बिल्कुल, और उस हिसाब से राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। बात हम झारखंड की कर लें तो झारखंड के सीएम की पत्नी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। हेमंत सोरेन के 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं कि वायरस की चपेट में आ गए हैं। सीएम आवास में कई कर्मचारियों को कोरोना हुआ है, सभी का टेस्ट कराया गया था, जिसमें से ज्यादातर कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं और सीएम की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। झारखंड और बिहार की स्थिति को समझने के लिए अमिताभ का रुख कर लेते हैं। अमिताभ, ये लगातार देखा जा रहा है कि राजनेता भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बिहार की बात करें तो राजधानी पटना और गया में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं सरकार की तरफ से, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पहले झारखंड की बात करें तो झारखंड की जो खबर आ रही है उसमें कल सीएम आवास की जो रिपोर्ट आई थी, वहां सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी, उनके दोनों बच्चे के अलावा 22 अन्य कर्मचारी जो थे मुख्यमंत्री आवास के, वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। और झारखंड में लगातार तेजी से बढ़ते जा रहा है संक्रमण, और एहतियात भी वहाँ पे काफ़ी गाइडलाइन लगाई गई हैं, लेकिन वहाँ संख्या बढ़ते जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की स्थिति आप इस तरह से समझिए कि जहाँ 4 जनवरी को यह सिर्फ 48 प्रखंडों में यह कोरोना का संक्रमण फैला था, आज 300 से ज़्यादा प्रखंड कोरोना संक्रमण में फैल चुके हैं। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, और कल रिकॉर्ड 22 मई के बाद कल ऐसा दिन था जहां पे 2400 से ज़्यादा मामले सामने आए, जिनमें 1956 मामले सिर्फ पटना के थे। लगातार बढ़ रहा है, और जबकि 2 लाख से ज़्यादा की सैंपलिंग की जांच करने के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ की जा रही है। इस वक्त हम देखिए पटना के गार्डिनर रोड हॉस्पिटल में है। यहाँ आप देखिए जो लंबी लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें हैं कोरोना संक्रमण की जाँच कराने के लिए लोग आए हुए हैं। यहाँ पे रैपिड एक्शन एंटीजन टेस्ट के अलावा RT-PCR और ट्रू वैल्यू से अपना जांच कराने की जांच कर रहे हैं। लगातार जो है जांच पे जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं, कई हॉस्पिटलों को तैयार किया गया। और सबसे ज़्यादा जो बिहार में समस्या आ रही है वो ये आ रही है, लगातार जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो डॉक्टर हैं, वो संक्रमित हो रहे आ रहे हैं। कल भी जो 1956 का आंकड़ा था उसमें करीब पटना के 45 डॉक्टर हैं। RMRI जहाँ पे प्रतिदिन 3000 से ज़्यादा सैंपलों की जाँच होती है, वहाँ के जो टेक्नीशियन है, वहाँ के साइंटिस्ट हैं, वो संक्रमित हो चुके हैं। और स्थिति यह है कि वहाँ पर अब आउटसोर्सिंग से काम चलाया जा रहा है। तो लगातार जो स्थिति भयावह बनती जा रही है, और इसको लेकर सरकार लगातार हिदायतें भी दे रही हैं। आज भी
पूरे बिहार में एक खास अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कल ही आदेश जारी किया है और ये अभियान चलाकर तमाम वैसी जगहों पर जहां पे कोरोना गाइडलाइन का पालन लोग नहीं कर रहे हैं वहां किया जा रहा है। दुकानें सील की जा रही हैं, प्रतिष्ठान सील की जा रहे हैं और लोगों को लगातार फाइन किया जा रहा है ऑन द स्पॉट। इसके अलावा हम बात करें तो पटना एयरपोर्ट के अलावा पटना जंक्शन पे भी वहां अतिरिक्त काउंटर लगाए गए हैं ताकि लोगों की जांच की जा सके कोरोना को लेकर। लेकिन जो लापरवाहियां तो लोग बरत रहे हैं, लेकिन अब लोगों में डर भी पैदा होने लगा है क्योंकि काफी संक्रमण का जो तीसरी लहर में जो संक्रमण हो रहा है वो काफी तेजी से फैल रहा है। हालांकि कैजुअलिटी रेट अगर हम बात करें तो बिहार में कल 2 लोगों की मौत हुई थी, तो कैजुअलिटी रेट कम है, लेकिन जो संक्रमण का दायरा है वो काफी तेज होते जा रहा है, जो एक डराने वाली स्थिति पैदा कर रही है। और यहाँ भी एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि 12 जनवरी के बाद का जो फेज होगा वो काफी क्रिटिकल होगा और संख्या काफी तेजी से बढ़ सकती है। बिल्कुल, और उसी हिसाब से सरकार को फैसले भी लेने पड़ेंगे, लेकिन आम लोग बेहद सजग रहे हैं, ये बेहद जरूरी है। अमित पांडे मेरे सहयोगी लक्ष्मी नगर से जुड़ गए हैं। अमित, आज प्रधानमंत्री की बैठक होनी है, क्या लग रहा है ये जो बेतहाशा नंबर्स बढ़ रहे हैं, 1.5 लाख से ऊपर हम जा चुके हैं मामलों में, कुछ बड़े फैसले, कुछ कड़े कदम और फिर वैक्सीनेशन को लेकर भी शायद पीएम कुछ हिदायतें दें? जी बिल्कुल अभिलाषा, देखिए जिस तरह मामले पिछले एक हफ्ते में बढ़े हैं, लगभग 85 गुना मामले बढ़े हैं। अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली की छोड़ के पूरे देश की बात करें तो वहाँ पे भी मामले बढ़ रहे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो हैं वो सभी राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी उनके साथ बैठक करेंगे और रिव्यू करेंगे कि क्या स्थिति है और कैसे इतनी तेजी से मामले बढ़े हैं। और खासकर ओमिक्रॉन के जो मामले आ रहे हैं लगातार, क्योंकि इस बार जो केसों में इजाफा देखने को मिला है। अगर हम पिछले सेकेंड वेव की बात करें देश में, जब डेल्टा वेरिएंट था तब इतनी तेजी से मामले नहीं भरे थे। ओमिक्रॉन जब से आया है हिंदुस्तान में तब से बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री जो है वो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ और राज्यों के जो सेक्रेटरीज हैं और हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ ये बैठक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारों के पास जो संसाधन है क्या वो पर्याप्त मात्रा में है। ऑक्सीजन पिछली बार काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि हमने देखा था कि इस तरह जब सेकेंड वेव आई थी तो ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा हुई थी। तो ऐसे में क्या सभी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन होगा कि क्या ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो सही रहेगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेड्स के अलावा, और क्योंकि ओमिक्रॉन ये बार बार जो राज्य सरकार है वही बात कह रही है कि डेल्टा के मुकाबले कमजोर है, तो ऐसे में कि क्या आगे स्टेप सरकारें ले सकती हैं और केंद्र सरकार को किस तरह उस पर मदद करनी है, ये सारी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जो है वो राज्य के जो सेक्रेटरीज हैं, हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ ये समीक्षा बैठक करेंगे। जी बिल्कुल। और अमित, प्रिकॉशनरी वैक्सीन की भी शुरुआत होगी, जो एल्डरली लोग हैं या गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन का जो ऐलान उन्होंने किया था वो अच्छी तरीके से मुहैया हो, ये सभी जो सचिव हैं उनके साथ बातचीत करके वो अश्योर करना चाहेंगे इस रिव्यू मीटिंग में। जी बिल्कुल, क्योंकि कल से जो डोज है, जो बूस्टर डोज है वो लगने शुरू हो जाएंगे। खासकर जो प्लस 60 हैं और खासकर जो हेल्थ वर्कर्स हैं या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इनको जो लगने हैं, इसको लेकर भी समीक्षा क्या पर्याप्त मात्रा में डोज हैं और राज्य सरकारों को सप्लाई को लेकर भी बातचीत होगी कि किस राज्य को कितने डोज की ज़रूरत है। और सारी जो डेटाज हैं वो राज्य सरकार से केंद्र सरकार लेगी। और जिस तरह एक्सपर्ट्स बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भले ओमिक्रॉन हल्का है लेकिन हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में कैसे म्यूटेट करेगा, तो ये भी काफ़ी अहम मुद्दा है इस पूरे बैठक में। और ये बार बार कहा जा रहा है कि फिलहाल ओमिक्रॉन जो है वो कमजोर है, लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि जहां पे जिस तरह मौसम बदल रहा है उसका भी एक खतरा है। जो एक्सपर्ट्स बार बार ये कह रहे हैं कि अभी दिल्ली हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो ये क्लियर नहीं है कि ओमिक्रॉन कैसे रिएक्ट करेगा। शुरुआती दौर पर अभी ये कहा जा सकता है कि जो लक्षण है काफी हल्के हैं और अभी उस तरह हानिकारक या गंभीर ओमिक्रॉन नहीं बना है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा आज की बैठक में। बिल्कुल, और इस बैठक पे राज्यों की भी नजर रहेगी क्योंकि सभी उनके स्वास्थ्य सचिव इसमें मौजूद होंगे। जल्दी से आप सभी के पास आना चाहूंगी। विपिन, आपसे समझना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार की क्या तैयारी है, कल से जो बूस्टर डोज मिलने वाली है, और साथ ही क्या फीडबैक जो है राज्य देंगे, उन्हें क्या जरूरत है अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर?
देखिए बिल्कुल अभिलाषा, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर अभियान शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में, तो अब बच्चों का वैक्सीनेशन तो यहाँ पर चल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश में बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं 15 से 18 साल के, उन बच्चों को लेकर भी यहाँ पर तैयारी है। 48 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन लगना है। जो बुजुर्ग हैं वो करीब 78 लाख बुजुर्ग हैं जिनको वैक्सीनेट लगना है। कल की पूरी तैयारी हो चुकी है। वही प्रक्रिया रखी जाएगी जो इससे पहले रही गई थी। बुजुर्गों के वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बनाए गए। भोपाल में भी सेंटर बनाए हैं जहां पर सुबह 9 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी और ऐसे बुजुर्गों का पंजीयन भी हो चुका है, क्योंकि पहले से ही इसकी तैयारी हो चुकी थी। सरकार पहले से तय मान कर चल रही थी किन किन को ये वैक्सीनेशन लगना है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से जो तैयारी होनी चाहिए इससे पहले, क्योंकि दूसरी लहर के बाद जब तीसरी लहर की तैयारी खुद करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार कह ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। ऐसी स्थिति में अस्पतालों को इंतजाम पूरे हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल का जायजा लेने भी पहुंचे थे। ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 800 से ज्यादा ऐसे ऑक्सीजन प्लांट हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी स्थिति अभी, जिनमें से 778 अभी मौजूद स्थिति में चालू है। बिल्कुल विपिन, और अब ये स्थिति आ गई है कि केंद्र और राज्य भी कोऑर्डिनेशन के साथ कदम उठाएं। जिस तरीके से संक्रमण के मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, जल्दी से राहुल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहां पर बेड्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, ऑक्सीजन, साथ ही आईसीयू बेड, इन तमाम चीजों को लेकर मुंबई में क्या तैयारी है, उसका जायजा लिया आपने? सबसे पहले अगर हम वैक्सीनेशन की बात कर लें तो वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है मुंबई में, वो अभी फिलहाल जो है फर्स्ट डोज लेने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या जो है 100% के करीब पूरी हो चुकी है, और जो सेकेंड डोज लेने वाले हैं तो उनका जो आंकड़ा है वो 80% के पार जा चुका है। फिलहाल बच्चों के लिए जो है वैक्सीनेशन का अभियान है वो जोरों पर चल रहा है। बूस्टर डोज जो कल सोमवार से शुरू होने वाला है उसकी भी तैयारी जो है बीएमसी की ओर से लगभग पूरी कर ली गई है। मुंबई तमाम जो कोविड सेंटर्स है वहाँ पर प्रिकॉशन डोज का जो तैयारी है वो लगभग पूरा हो चुका है जी। अब रही बात बेड्स की अवेलेबिलिटी की, तो मुंबई में जो है 33,000 से ज़्यादा जो है बेड्स हैं पूरे मुंबई और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट हॉस्पिटल में के जो बेड्स हैं वहाँ पर बीएमसी ने उनके लिए एक एसओपी जारी किया है। 80% बेड्स जो हैं वो कोविड पेशेंट के लिए आरक्षित रख दिए गए हैं, और हालांकि अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे पहले अगर कोविड पेशेंट को एडमिट कर रहा है, सबसे पहले उन्हें इसकी जानकारी जो है बीएमसी को देनी होगी। और रही बात मुंबई में बेड्स की अवेलेबिलिटी की, 33,000 के पार आंकड़ा जा चुका है। बीएमसी की कोशिश है लगातार, अगर पेशेंट बढ़ रहे हैं तो बेड्स की संख्या लगातार बढ़ाने के लिए बीएमसी ने पूरी कमर जो है वो कस ली है। 6,000 से ज़्यादा के बेड्स ऑक्युपाइड हो चुके हैं मुंबई के तमाम कोविड सेंटर्स में, और ऑक्सीजन जो सप्लाई करना है, टारगेट रखा गया है बीएमसी जो है रोजाना 690 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो उसकी जो है उसको बिल्कुल, यानी कि स्थिति को देखते हुए बीएमसी कदम उठा रही है, लेकिन बेतहाशा मामले जो मुंबई में आ रहे हैं उसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी है। आपसे जानना चाहेंगे अमिताभ कि बिहार सरकार पूरी स्थिति का आकलन कैसे कर रही है, कब पीक बिहार में देखने को मिल सकता है इस बढ़ते हुए संक्रमण का, और उसके हिसाब से हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेक्टर के तमाम जो विंग्स हैं वो कितने तैयार हैं? जी बिल्कुल, बिहार में लगातार जो स्थितियां बदल रही हैं उसको लेके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठक हो रही है, और हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं कल उन्होंने ही एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरीके से हर एक हॉस्पिटलों में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जो बेडों की व्यवस्था है, जो डॉक्टरों की व्यवस्था है, मेडिकल टीम है, उसे अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा जो बड़े शहर है, जैसे पटना में हम बात करें तो 3 ऐसे हॉस्पिटल बनाए गए हैं जो कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में काम करेंगे, 24 आवर्स काम करेंगे, और इसके अलावा जो हॉस्पिटलों में अलग से जो व्यवस्था की गई है, मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं, वहाँ भी व्यवस्था की गई है कैंप हॉस्पिटलों की। इसके अलावा गया में हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी सरकार के पास एक समस्या यह है कि डॉक्टर जो फ्रंट एंड वॉरियर है वो बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, उसको लेकर भी हिदायत दी गई है, और दूसरे जो निजी हॉस्पिटल हैं उन्हें भी अब सूचीबद्ध किया जा रहा है, और वहाँ पे एक रेट फिक्स किया गया है कि अगर पेशेंट वहाँ जाते हैं तो उन्हें इस रेट में इलाज किया जाएगा। जैसे पहली और दूसरी लहर में हमने देखा था कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे थे, काफ़ी ऑन रेट लिए जा रहे थे, लेकिन उसके लिए सरकार ने अपने रेट लिस्ट कल जारी कर दिए हैं, और तमाम जो हॉस्पिटल है उसे पेनलाइज किया गया है। सरकार की यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें अवेयर किया जाए, और जो लोग भी जो पीड़ित हैं उनके पास दवाइयाँ पहुँचा जाए। जैसे कि गडेनर यहाँ भी अगर हम बात करें, जो लोग भी पॉजिटिव अगर निकलते हैं तो
सरकार की तरफ से व्यवस्था यह है कि चूंकि RT-PCR जो एंटीजन से पॉजिटिव निकलते हैं उन्हें तत्काल दवाइयां दी जा रही हैं, और जो RT-PCR जिनकी रिपोर्ट बाद में आती है 72 घंटे बाद देते हैं उनके घरों पर दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग घर में भी आइसोलेट होकर अपना इलाज करा सके, क्योंकि इसमें ज़्यादा गंभीर लक्षण नहीं देखने को मिल रहे हैं। कल एक खास बात जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना एम्स में मीटिंग की थी, उसके बाद सामने आया था कि वहाँ जो 75 मरीज जो एडमिट थे उनमें से 50% ऐसे थे जिन्होंने डबल डोज नहीं लिया था और वो वहाँ पीड़ित होकर पहुंचे थे। तो ये एक गंभीर बात है कि अभी भी लोग वैक्सीनेशन से बच रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जिन्हें वैक्सीनेट हो चुके हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है और वो ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन जो लोग वैक्सीनेट नहीं लिए हैं उनसे स्थितियाँ गड़बड़ा रही है, उन्हें हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ रही है। इसीलिए वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है और हम भी लगातार आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन की डोजेज अपनी आप कंप्लीट कीजिए। और अमिताभ, आपके पीछे ये लंबी जो कतारें हैं वो भी बता रही हैं कि किस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है। ये लोग टेस्ट कराने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। जल्दी से अमित, आपसे जानना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री भी बैठक करने वाले हैं, किस तरीके से दिल्ली में सिचुएशन का आकलन किया जा रहा है? और पिछली बार ये देखा गया था कि सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन फेलियर देखने को मिला था। इस बार ये उम्मीद करें कि कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा और तीसरी लहर से बेहतर तरीके से सरकारें निपट पाएंगी। जी बिल्कुल अभिलाषा, जो राज्य सरकार है वो यही कोशिश कर रही है कि केंद्र के साथ इस बार समन्वय अच्छे से बनाया जाए, क्योंकि पिछली बार ऑक्सीजन को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी दिखी थी। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना से जो ठीक होकर लौटे हैं और उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और आज वो एक तरह से अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक है DDMA की, जिस पर यह फैसला लिया जाएगा कि जिस तरह कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़े हैं, 20,000 पार कर गए। पिछली बार अगर आप याद हो तो 20,000 में लॉकडाउन लग चुका था। ऐसी स्थिति में दिल्ली में कितना गंभीर है इस वक्त कोरोना, इसको लेकर कल DDMA की बैठक में चर्चा होगी। उसके बाद क्या नए कड़े कदम उठाए जा सके, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि जो 5वां वेव है दिल्ली का, ये आने वाले हमें हफ्ते 10 दिन में दिखने लगेगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम पीक था वो 28,000 30,000 के आसपास था। इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 50,000 के आसपास प्रतिदिन केसेस दिल्ली में आएंगे। ऐसे में क्या पूरी तैयारी है राज्य सरकारों की, इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण बैठक कल होगी DDMA की। और जो बेड्स की बार बार ये चर्चा हो रही कि क्या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड, ICU और वेंटिलेटर्स हैं, इसको लेकर कल एक सूची भी जारी की गई, जिसमें 5,500 के आसपास जो कोविड बेड है वो दिल्ली सरकार ने अपनी लिस्ट बनाकर पब्लिकली कर दी है और 27,000 के आसपास जो ICU बेड्स हैं उसकी भी लिस्ट जारी कर दी गई। तो ऐसे में अब लोगों को भी अब थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि भले एक्सपर्ट जो राज्य सरकार हैं वो ये कहें या लोग ये कहें कि इस बार माइल्ड है, लेकिन जब ओमिक्रॉन अपने दूसरे रूप में आएगा तब वो कितना खतरनाक होगा, इसको कह पाना अभी मुश्किल है। और एक्सपर्ट्स जो हैं बार बार यही कह रहे हैं, लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि आप खुद अपनी सुरक्षा करें, सतर्क हैं, क्योंकि सरकारें आपको व्यवस्था दे सकती है, आपको बचा नहीं सकती। लापरवाही जितने लोग बरतेंगे, ये मान के चला जाएगा कि जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ेंगे। और बिल्कुल अमित, अपने पीछे की कुछ तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में, तो सड़कों का क्या हाल है, क्या मूवमेंट में कमी देखने को मिल रही है? अपने पीछे की जरा तस्वीरें हमें दिखाइए। जी बिल्कुल अभिलाषा, इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर में, और अमूमन ये सबसे व्यस्ततम चौक है लक्ष्मी नगर का, जहां पर आम दिनों में आपको ट्रैफिक दिखता होगा और भारी संख्या में लोग यहाँ पे दिखते होंगे, क्योंकि ये सबसे चलता फिरता चौक है, इसलिए गाड़ियाँ आपको जरूर दिखेंगी। इक्के दुक्के लोग बाहर आ रहे हैं, लोग खुद जो वीकेंड कर्फ्यू है इसका पालन करते हुए दिख रहे हैं, और जो लोग बाहर आ रहे हैं या किसी खास वजह से आ रहे हैं या एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं, वही इस वक्त आज के दिन बाहर निकले हुए हैं। और हमने और भी लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि मजबूरी है इसलिए निकल रहे हैं, कुछ लोगों को बाहर जाना है, अपने ट्रेन पकड़नी है, या कुछ लोग जो हैं वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ऐसे लोग ही बाहर निकल रहे हैं। अमूमन जो तस्वीरें आम दिनों में दिखती थी वैसी नहीं है, क्योंकि ये बहुत व्यस्त था और यहाँ भारी संख्या में लोग रहते थे, लेकिन आज जो स्थिति है कम है। लेकिन ये है कि लोग अभी भी लापरवाह दिख रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि लोगों ने इसको लापरवाही नहीं कर रहे हैं, अभी भी लोग लापरवाह दिख रहे हैं। कई लोग ऐसे मिले जो बेवजह बाहर निकलते, और सरकार को इसी बात का डर है कि लोग जब तक अपने आप को कोविड बिहेवियर में नहीं ढालेंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो ऐसे में राज्य सरकारें कितनी भी तैयारियां कर ले, केंद्र सरकार कितनी भी तैयारियां कर ले, वो कहीं ना कहीं हमेशा कमी ही रहेगी, क्योंकि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अभिलाषा
बिल्कुल बिल्कुल अमित, और विपिन आपके पास आना चाहेंगे। आप भी जरा दिखाइए कि क्या वहां पर लोग समझ पा रहे हैं कि जितना कम मूवमेंट वो रखेंगे संक्रमित होने के चांसेस उनके कम होंगे। भोपाल में वहां जहां आप मौजूद हैं वहां क्या नजारा है? देखिए अभिलाषा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी लॉकडाउन तो नहीं लगा है, लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए अगर देखेंगे तो सड़कों पर सन्नाटा है, क्योंकि अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए, मध्य प्रदेश में अब तक मध्य प्रदेश में करीब 10,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। इसलिए सड़कों पर लोगों ने निकलना बंद कर दिया है काफ़ी हद तक। संडे का दिन होता है और यहाँ पर देखेंगे तो अमूमन जो दुकानें भी होती हैं वो अभी बंद है। लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ हो चुकी हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि अब थोड़ा मास्क को लेकर भी एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा मौतें होना बड़ी बात होती है। लेकिन एक और चीज़ है कि ये हालात तो अब है, लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसे भी लोग हैं अभिलाषा, जो अब तक की रिपोर्ट जो आ रही है उनमें जिन लोगों को डबल डोज लग चुके हैं उनमें संक्रमण का दायरा 70% ज़्यादा है। यानी कि जो लोग डबल डोज लगा चुके हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो कोरोना से वैक्सीनेटेड होने के बाद बच जाएंगे। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, रोजाना के आंकड़े हैं, उनमें 70% वही लोग हैं संक्रमित हो रहे हैं जिनको दोनों डोज लग चुके हैं। यानी कि लोगों की लापरवाही अभी दिख रही है। बाजारों में लोगों ने निकलना थोड़ा कम कर दिया है, मास्क लगाना थोड़ा शुरू कर दिया है। लोग समझ रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। हम भी अपनी रिपोर्ट्स में बार बार ये दिखा रहे हैं, रोजाना की रिपोर्ट्स में हम ये दिखाते हैं कि लोग किस तरह से बेपरवाह हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। तो अब लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि कितना जरूरी है मास्क लगाना। इसलिए ये स्थिति अब मध्य प्रदेश की हो चुकी है, और ये स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में अगर देखा है, मध्य प्रदेश में आंकड़े अभी कम हैं, लेकिन लोग अगर इस बात को वक्त रहते समझे कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ हद तक संक्रमण को रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में अब समझा जा सकता है कि जो आंकड़े हैं, इस बीच सरकार की सख्तियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। नाइट कर्फ्यू लगाना भी एक सख्ती का दायरा है। दिन में भी एहतियाती तमाम चीजें हो रही हैं। दुकानों पर सामान लेने से लेकर पेट्रोल लेने तक ये तमाम पाबंदियां दिख रही हैं। उसका असर भी देखने को मिल रहा है अभिलाषा। तो यही वजह है कि लोग थोड़ा थोड़ा सुधरने की स्थिति में है, संक्रमण लेकिन तेजी से बढ़ने की स्थिति में लगातार बढ़ता जा रहा है। यही है कि हालात के अब लोगों ने कुछ हद तक अपने आप को संभाल लिया है। जी बिल्कुल, और जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं विपिन की पीक अभी आना बाकी है, और ये पीक ज्यादा भयावह ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। और ये सब कुछ निर्भर करता है कि हम कितने सजग रहते हैं। सरकारें अपना काम कर रही हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन आम लोगों के सहयोग के बिना, सजगता के बिना इस संक्रमण को, इस वायरस को रोका नहीं जा सकता है। शुक्रिया आपका अमित, पूरी जानकारी देने के लिए। विपिन आपका भी भोपाल से शुक्रिया। राहुल मुंबई के ताजा हालात बताने के लिए शुक्रिया, और अमिताभ पटना की बिहार की अपडेट देने के लिए शुक्रिया आपका। तो जो स्थिति है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, और ये भी अपील लगातार करते जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन अपनी आप कंप्लीट करें, फुल वैक्सीनेटेड हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।